तो आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए निर्माण आईएएस की बुक। यह पेपर 1 की पार्ट फर्स्ट की यूनिट 5 से संबंधित है। इसके तहत हम पढ़ रहे हैं बघेलखंड रियासत। ये हमारा बघेलखंड रियासत का सेकेंड लेक्चर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अनूप सिंह से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं वह आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अनूप सिंह 1640 ईस्वी से 1675 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। 1640 ईस्वी में अमर सिंह की मृत्यु के पश्चात अनूप सिंह बघेल राज्य के शासक बने। 1651 ईस्वी में शाहजहां ने पहाड़ सिंह बुंदेला को चौरागढ़ की जमींदारी सौंपी। तत्कालीन समय में चौरागढ़ गौड़ों के अधीन था। चौरागढ़ के गौड़ सामंत हृदय राम ने भागकर रीवा के शासक अनूप सिंह के यहाँ शरण ली। अतः रीवा राज्य को पहाड़ सिंह बुंदेला के आक्रमण का सामना करना पड़ा और राजा अनूप सिंह भागकर परिवार सहित त्योथर के जंगलों में चले गए। 1656 में इलाहाबाद के मुगल सूबेदार सलाबत खां सैयद के संयोग से शाहजहां से भेंट की। शाहजहां ने अनूप सिंह का सम्मान कर 3000 जात व 2000 का मनसब प्रदान कर रीवा राज्य को मान्यता दी। 1672 ईस्वी में बुंदेला शासक छत्रसाल ने रीवा राज्य के मैहर क्षेत्र पर आक्रमण कर वहां के शासक समर सिंह को सेनापति माधव सिंह गुर्जर सहित बंदी बना दिया। अतः यह क्षेत्र बुंदेला शासकों के अधीनस्थ हो गया। माधव सिंह की मुक्ति हेतु बघेलों द्वारा विवश होकर बुंदेलों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने का वचन दिया गया। इस घटना का उल्लेख कवि भूषण ने अपने ग्रंथों शिवराज भूषण और शिवा बावनी में किया है। इसके अतिरिक्त लाल कवि के ग्रंथ छत्र प्रकाश में भी इस घटना की पुष्टि होती है। लगभग 1675 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है भाव सिंह। यह 1675 से 1692 ईस्वी तक शासक रहे। राजा अनूप सिंह की मृत्यु के पश्चात राजा भाव सिंह 1675 ईस्वी में रीवा राज्य के अगले शासक बने। भाव सिंह का कार्यकाल ही बघेल सत्ता के अवसान का प्रमुख कारण रहा। भाव सिंह के शासनकाल में वास्तविक सत्ता उनके कनिष्ठ भ्राता जसवंत सिंह के हाथ में थी, जो कि गुण के इलाकेदार थे। भाव सिंह ने निसंतान होने के कारण जसवंत सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया तथा अपने जीवन काल में ही 1692 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक किया। लगभग 1700 ईस्वी में राजा भाव सिंह की मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है अनिरुद्ध सिंह, जो कि 1692 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक शासन करेंगे। भाव सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में अनिरुद्ध सिंह 1692 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अनिरुद्ध सिंह का बड़ा भाई मुकुंद सिंह उद्दंड प्रवृत्ति का था, जिसके क्रियाकलापों से संपूर्ण राज्य में अराजकता फैल गई। अनिरुद्ध सिंह द्वारा भाई मुकुंद सिंह को सैमरिया की जमींदारी प्रदान की गई। अराजकता के फलस्वरूप छत्रसाल के पुत्र बुंदेला शासक हृदय शाह ने रीवा राज्य पर आक्रमण किया। इनके शासनकाल में जिरोहा, केवटी एवं पथराहट का विद्रोह हुआ। 1700 ईस्वी में त्योथर के जंगल में अनिरुद्ध सिंह की मृत्यु हो गई। राजा अवधूत सिंह, जो कि 1700 ईस्वी से 1755 ईस्वी तक शासक रहेंगे। अनिरुद्ध सिंह के पश्चात राजा अवधूत सिंह रीवा राज्य की गद्दी पर बैठे। इनके शासनकाल में संपूर्ण रीवा राज्य पर बुंदेलों का आधिपत्य हो गया। रीवा राज्य पर अधिकार होने के पश्चात राजा अवधूत सिंह अपने ननिहाल प्रतापगढ़ चले गए तथा राज्य का संपूर्ण ब्यौरा मुगल बादशाह को दिया। फलस्वरूप मुगल बादशाह ने हृदय शाह के विरुद्ध मोहम्मद खां बंगस को बघेलखंड भेजा, जिसमें हृदय शाह की पराजय हुई तथा वह रीवा छोड़कर रायपुर चला गया। रीवा पुनः राजा अवधूत सिंह को प्रदान किया गया, परंतु वीर सिंहपुर उमरिया हृदय शाह के पास ही रहा। रीवा शासक अवधूत सिंह एवं हृदय राम सुर्की घनिष्ठ मित्र थे और इन्होंने बुंदेलों से अपना राज्य प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयास किए थे। अतः रीवा राज्य प्राप्त होने के पश्चात अवधूत सिंह ने विजय उत्सव के समय हृदय राम सुर्की को गहोरा परगना के 1043 गांव की जागीर प्रदान की। कालांतर में हृदय राम की चौथी पीढ़ी के राम सिंह देव को बांदा नवाब शमशेर बहादुर द्वारा पराजित कर समस्त गहोरा परगना विजित कर लिया गया। अब हम देखेंगे बघेल बुंदेला संघर्ष।
1707 ईस्वी में मैहर पर बुंदेलों का दूसरा आक्रमण हृदय शाह के नेतृत्व में हुआ। इस आक्रमण का मुख्य कारण समय सिंह के भाई हरि सिंह का अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना था। वह मैहर की गद्दी पर स्वयं बैठना चाहता था। हरि सिंह ने छत्रसाल की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से उसकी पुत्री से विवाह किया था, परंतु पारिवारिक परंपरा के विरुद्ध जाने से क्रुद्ध होकर समर सिंह ने हरि सिंह को मार दिया, जो कि बुंदेला बघेल संघर्ष का प्रमुख कारण बना। हरि सिंह की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी सती हो गई, जिससे क्रुद्ध होकर भाई हृदय शाह बुंदेला ने मैहर पर आक्रमण कर समर सिंह को मारकर संपूर्ण पश्चिमी बघेलखंड पर अधिकार कर लिया। रीवा राज की कमियां उजागर होने के पश्चात हृदय शाह बुंदेला ने 1726 ईस्वी में रीवा राज्य पर आक्रमण कर संपूर्ण रीवा राज्य पर अधिकार कर लिया। रीवा राज्य पर आधिपत्य के फलस्वरूप विजय स्मृति के रूप में हृदय शाह ने रीवा के निकट सरपनाह में बुंदेलाह दरवाजा बनवाया, जिसे कालांतर में राजा रघुराज सिंह ने 1854 ईस्वी में गिरवा दिया था। बघेल बुंदेला संघर्ष को बुंदेलही लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है राजा अजीत सिंह, जो कि 1755 ईस्वी से 1809 ईस्वी तक शासक रहेंगे। राजा अवधूत सिंह के पश्चात राजा अजीत सिंह 1755 ईस्वी में रीवा राज्य के अगले शासक बने। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना बांदा नवाब अली बहादुर का रीवा राज्य पर आक्रमण था। 1802 से 1803 ईस्वी में बसीन की संधि के द्वारा मराठों एवं अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ। तत्कालीन समय में रीवा राज्य के सोहागपुर और चंदिया क्षेत्र पर मराठा प्रभाव था, अतः रीवा शासक अजीत सिंह से भी अंग्रेजों ने संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाना चाहा, परंतु राजा अजीत सिंह ने इस संधि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 1807 ईस्वी में रामनगर के इलाकेदार दलबंजन सिंह ने विद्रोह किया, जो भाव सिंह के छोटे भाई जुझार सिंह का वंशज था। दलबंजन सिंह के दमन हेतु अजीत सिंह ने सोहागपुर के इलाकेदार गोविंदजीत सिंह को आदेश दिया, जिसने रामनगर जीतकर उस पर अधिकार किया, परंतु कुछ समय पश्चात दलबंजन द्वारा पुनः रामनगर पर अधिकार कर लिया गया। अजीत सिंह ने दोबारा गोविंदजीत सिंह को रामनगर पर आक्रमण हेतु आदेश दिया, परंतु गोविंदजीत सिंह द्वारा इनकार करने के फलस्वरूप अजीत सिंह ने गोविंदजीत सिंह के विरुद्ध नागपुर के भोंसले राजा के समक्ष शीतकंठ दीक्षित को भेजकर गुप्त संधि का प्रस्ताव भिजवाया। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप सोहागपुर मराठाओं को प्रदान किया गया तथा मराठाओं द्वारा जबलपुर रीवा राज्य के अधीन स्वीकार किया गया। 1808 ईस्वी में सोहागपुर के साथ साथ मराठों ने चंदिया पर भी अपने आधिपत्य में ले लिया। 1809 ईस्वी में अजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अब बांदा के साथ संघर्ष देखेंगे। बांदा के साथ संघर्ष बघेलखंड तथा बांदा नवाब के मध्य दो युद्ध हुए। प्रथम युद्ध बांदा नवाब अली बहादुर ने समस्त बुंदेलखंड पर आधिपत्य के पश्चात पश्चिमी बघेलखंड पर आक्रमण किया। रीवा पर आक्रमण हेतु 1796 ईस्वी में नायक जसवंत राय को भेजा। इस संघर्ष में नायक जसवंत राय मारा गया। इस युद्ध को बघेलखंड में नेकहाई के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में राजा अजीत सिंह द्वारा सबसे पहले नायक के समक्ष चौथ वसूल करने की पेशकश की गई, परंतु इस पेशकश में चंदेलन रानी कुंदन कुंवरी क्रुद्ध हो गई। चंदेलन रानी ने रीवा राज्य के सभी सरदारों को एक बीड़ा भेजकर कहा कि सभी सरदार प्रतिज्ञापूर्वक तलवार पकड़कर नायक से युद्ध करें या फिर जनानी पोशाक पहनकर घर में बैठें और मैं स्वयं युद्ध करूंगी। इस प्रसंग के पश्चात रीवा राज्य के समस्त सरदार एकत्र होकर नायक के विरुद्ध युद्ध करने हेतु तत्पर हुए तथा सेना को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला दल बघेलों का था, जिसका सेनापति तैदुन ठाकुर गजरूप सिंह था, तथा दूसरा दल कलचुरी परिहार सिकरवार एवं मुसलमानों का था, जिसका सेनापति कलंदर सिंह कलचुरी था। रामपुर बघेलान के अनूप सिंह, प्रताप सिंह बघेल, महाराज सिंह एवं अमर सिंह ने वीरता से युद्ध करते हुए नायक जसवंत राय को मार दिया। इस युद्ध में एक डैन सेनापति मीशल बैंक भी बांदा की तरफ से युद्ध में आया था। दूसरा युद्ध अपने नायक की मृत्यु से क्रोधित होकर बांदा नवाब अली बहादुर ने 2 वर्ष बाद दिसंबर 1798 ईस्वी में पुनः रीवा पर आक्रमण किया। द्वितीय आक्रमण के समय बांदा नवाब का सेनापति हिम्मत बहादुर गौसाई था,
योग्य सरदारों की कमी के कारण रीवा युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। अतः राजा अजीत सिंह ने अली बहादुर के समक्ष संधि प्रस्ताव भेजा। 19 दिसंबर 1798 ईस्वी को अजीत सिंह ने एक पत्र कलंदर शाह कलचुरी के माध्यम से अली बहादुर तक पहुंचाया। इस पत्र के फलस्वरूप अली बहादुर ने चौथ को माफ कर दिया, परंतु युद्ध के खर्च के रूप में 1 लाख रुपए की मांग की। मांग पूर्ति में असमर्थता के कारण कलंदर से कलचुरी को हर्जाना जमा होने तक जामिन बंधक के तौर पर रखा गया। मांडा के राजा ईश्वर सिंह की सहायता से हर्जाना जमा कर अजीत सिंह ने कलंदर से कलचुरी को मुक्त कराया। अब बेसिन की संधि का बघेलखंड पर प्रभाव देखेंगे। चूंकि अजीत सिंह के शासनकाल में सोहागपुर, चंदिया तथा पश्चिमी बघेलखंड पर मराठाओं का आधिपत्य हो गया था, अतः मराठा और अंग्रेजों के मध्य हुई बेसिन की संधि का प्रभाव बघेलखंड पर भी पड़ा। इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों ने छोटी छोटी रियासतों को राज्य का दर्जा देकर सनदें स्वीकार की। रीवा राज्य अनेक छोटी छोटी रियासतों में बट गया, जिसमें मैहर, सोहावल, कोठी, नागौद, चौबे रियासत प्रमुख थीं। अब नेक्स्ट है जयसिंह, जो कि 1809 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक शासक रहेंगे। राजा अजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र जयसिंह 1809 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। इनके शासनकाल में 1812 ईस्वी में करीम खान के नेतृत्व में पिंडारियों द्वारा रीवा राज्य पर आक्रमण किया गया। तात्कालिक समय में पिंडारी देशी शासकों एवं अंग्रेजों दोनों के लिए पीड़ादायक सिद्ध हो रहे थे, अतः अंग्रेजों और रीवा राज्य के मध्य संधि को इस स्थिति में अवश्य भावी बना दिया। राजा जयसिंह के 3 पुत्र विश्वनाथ सिंह, लक्ष्मण सिंह और बलभद्र सिंह थे, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र विश्वनाथ सिंह अगले उत्तराधिकारी बने। 1833 ईस्वी में राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों के साथ संधि, जिसे बांदा संधि भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने रीवा राज्य के साथ पिंडारियों के दमन हेतु लाभ एवं प्रलोभन की नीति का अनुपालन करते हुए 5 अक्टूबर 1812 ईस्वी को संधि की। यह संधि बांदा में संपन्न हुई, जिसमें रीवा दरबार की तरफ से बख्शी भगवान दत्त वकील तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मिस्टर जॉन रिचर्डसन ने हस्ताक्षर किए। इस संधि की शर्तें निम्न थीं। राजा जयसिंह को रीवा राज्य का वैध शासक स्वीकार किया गया। जब तक जयसिंह के वंशज इस संधि का अनुपालन करेंगे, तब तक रीवा राज्य पर कोई ब्रिटिश आक्रमण नहीं होगा तथा न ही कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देगी। रीवा राज्य को उसके राज्य के विरुद्ध किसी शत्रु के षड्यंत्र या आक्रमण की जानकारी मिलेगी तो वह सर्वप्रथम कंपनी को सूचित करेगा। यदि कभी कंपनी सरकार को रीवा राज्य की सेना की आवश्यकता होती है तो रीवा राज्य कंपनी को सैन्य सहायता उपलब्ध कराएगा। अब नेक्स्ट है राजा विश्वनाथ सिंह, जो कि 1833 से 1854 ईस्वी तक रहेंगे। 1833 ईस्वी में राजा जयसिंह की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र राजा विश्वनाथ सिंह रीवा राज्य के अगले उत्तराधिकारी बने। इनके शासनकाल में वास्तविक सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रही। अंग्रेज रेजिडेंट रिचर्डसन को रीवा दरबार में नियुक्त किया गया। महाराज विश्वनाथ सिंह के समय युवराज रघुराज सिंह ने दीवान बंशीधर से नाराज होकर विद्रोह किया। इस विद्रोह के दौरान रीवा राज्य के सभी विद्रोही सरदारों ने लाहौर जाकर सिख राजा रणजीत सिंह के यहाँ नौकरी कर ली। बाद में नई गढ़ी के सेंगरों के विद्रोह के दमन हेतु विश्वनाथ सिंह ने उन सभी को वापस बुला लिया। 1854 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है रघुराज सिंह। रघुराज सिंह, इनका कार्यकाल 1854 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक रहेगा। 1854 ईस्वी में राजा विश्वनाथ सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके एकमात्र पुत्र रघुराज सिंह गद्दी पर बैठे। इनके समय की सबसे प्रमुख घटना 1857 का महान विप्लव था। 1857 की क्रांति में राजा रघुराज सिंह द्वारा अंग्रेजों को संपूर्ण सहयोग दिया गया। रघुराज सिंह ने ग्वालियर के दीवान सर दिनकर राव को आर्थिक मामलों में सहायता हेतु रीवा राज्य में आमंत्रित किया था। 1860 ईस्वी में उन्हें अंग्रेज द्वारा GCSI की उपाधि प्रदान की गई। 1870 ईस्वी में आगरा दरबार में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। 1875 ईस्वी में उन्होंने अपना शासन भार भारत सरकार की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया। 1880 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब अंग्रेजों के साथ संबंध की बात करेंगे तो जिस समय महाराज रघुराज सिंह रीवा की गद्दी पर आसीन हुए, उस समय ब्रिटिश सरकार की ईस्ट इंडिया
कंपनी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। रीवा राज्य में कंपनी का दखल पूर्ण रूप से हो चुका था तथा धार्मिक मामलों में भी कंपनी ने अपने कानून लागू कर दिए थे। अतः 1856 ईस्वी की जगन्नाथ यात्रा हेतु महाराजा रघुराज सिंह को कंपनी से अनुमति प्राप्त करनी पड़ी। ओसवाइन को रीवा में अस्थायी पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। रीवा राज्य का दीवान दीनबंधु पांडे अंग्रेजों का सबसे बड़ा सहयोगी था, इसलिए कानपुर में 1859 ईस्वी में हुए सम्मेलन में दीनबंधु पांडे को बहादुर की उपाधि दी गई। 28 दिसंबर 1860 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग एक दिन के रीवा प्रवास पर आए, तब दीवान दीनबंधु ने हनुमाना रीवा में उनकी अगुवानी की। अंग्रेजों के विश्वास पात्र बनने के कारण दीवान दीनबंधु महाराजा रघुराज सिंह की बात भी काटने लगा था, इसलिए महाराज रघुराज सिंह ने उसे हटाने की योजना बनाई। अब सर दिनकर राव के प्रशासनिक सुधार देखेंगे तो महाराजा रघुराज सिंह ने दीनबंधु को हटाने हेतु 1868 ईस्वी में सतना जाकर असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर कोल्स से मुलाकात की तथा राज्य में व्याप्त अव्यवस्था एवं कुशासन के लिए दीवान दीनबंधु को जिम्मेदार ठहराया एवं एक योग्य प्रशासक की नियुक्ति हेतु मांग की। 22 जून 1868 ईस्वी को ग्वालियर के भूतपूर्व दीवान सर दिनकर राव को इलाहाबाद में गंगा स्नान के दौरान महाराज रघुराज सिंह की मृत्यु हुई और उन्होंने दिनकर राव से रीवा राज्य के प्रशासक बनने का आग्रह किया। दिनकर राव ने प्रशासक बनते ही पूर्व लगान व्यवस्था में ठीका पद्धति का प्रचलन, जिसे एन कमाल खालसा कहा जाता था, में सुधार किया। 1827 ईस्वी में स्थापित मिताक्षरा नामक कचहरी में सिर्फ फौजदारी मुकदमों की सुनवाई की जाने लगी। 1856 ईस्वी में स्थापित परमिट विभाग को चुंगी वसूलने का अधिकार दिया गया। मई 1867 ईस्वी में स्थापित इलाहाबाद जबलपुर रेलवे लाइन को सतना से जोड़ा गया। जनवरी 1871 ईस्वी में महाराज रघुराज सिंह ड्यूक ऑफ एडिनबरा से भेंट करने कलकत्ता गए। वहां से वापस आकर रघुराज सिंह ने राज्य में फैली अव्यवस्था पर ब्रिटिश सरकार से चर्चा की तथा अप्रैल 1871 ईस्वी में बघेलखंड एजेंसी की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत 5 रियासतें रीवा, मैहर, नागौद, सोहाबल एवं कोटी को रखा गया। इस एजेंसी का प्रथम एजेंट कैप्टन गुडफेलो को बनाया गया। रीवा रियासत को 7 तहसीलों में विभक्त किया गया, जिसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त अपनाया गया। 1857 की क्रांति में रीवा राज्य, तो 1857 की क्रांति और रीवा राज्य पड़ेंगे। 1857 की क्रांति का प्रभाव रीवा राज्य पर भी पड़ा। रघुराज सिंह ने अंग्रेजों की सहायतार्थ 2000 सैनिक उपलब्ध कराए। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम कुंवर सिंह द्वारा रीवा राज्य में प्रवेश का प्रयास किया गया, परंतु कमांड जनरल हाइड एवं पॉलिटिकल एजेंट लेफ्टिनेंट ओसबर्न द्वारा उन्हें रीवा में प्रवेश करने से रोका गया। अंग्रेजों ने रीवा राज्य पर नजर रखने के लिए प्रशासनिक समन्वय के प्रयोजन से सेंट्रल इंडिया एजेंसी की स्थापना रीवा में की। सर्वप्रथम सुहागपुर में विद्रोहियों ने अपना डेरा जमाया, जिसकी वजह जमींदार सोना खान की गिरफ्तारी थी। उसे मुक्त कराने हेतु विद्रोहियों ने रायपुर बंदीगृह पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में सोना खान तो स्वतंत्र हो गया, परंतु क्रांतिकारी नारायण सिंह को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। 16 दिसंबर 1857 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने एजेंट सर जॉन हैमिल्टन के आदेश पर कर्नल ड्यूरेंट ने रीवा राज्य में विद्रोह का दमन किया। सुहागपुर में ठाकुर दुनियापति सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। संबंधित क्षेत्र में कैप्टन वेलिंगटन द्वारा सफलता प्राप्त न होने पर रीवा राजा द्वारा मध्यस्थता की गई। जनवरी 1858 ईस्वी में 2सी रेजिमेंट के सर्जेंट मेजर डिसबेल को लश्कर हनुमान सिंह और अन्य 2 साथियों ने मार दिया तथा सैनिकों को विद्रोह हेतु प्रेरित किया। मैहर में अल्पवयस्क राजा रघुवीर सिंह के नेतृत्व में राघवगढ़ के ठाकुरों ने इस विप्लव में भाग लिया। इस विद्रोह को दबाने हेतु दीवान दीनबंधु पांडे की अध्यक्षता में रीवा राजा द्वारा सेना भेजी गई तथा दमन के दौरान मैहर के प्रसिद्ध गोलंदाज दयाराम मारे गए एवं मैहर का किलस्त ध्वस्त कर दिया गया। ठाकुर सरजू प्रसाद के नेतृत्व में विजय राघवगढ़ में विद्रोह हुआ, जिसके दमन हेतु रीवा राजा द्वारा सेना भेजी गई, जहां से उन्हें बाड़ा कसाव और
कड़क बिजुरी नामक 2 तोपें प्राप्त हुई। मनकही से ठाकुर रणमत सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। कोठी में झोपी डोंगरी के जागीरदार तथा ठाकुर रणमत सिंह के चाचा श्याम साय को देवी सिंह ने अंग्रेजों के साथ मिलकर मार दिया, जो झापी डोंगरी में क्रांति के नेतृत्व करता थे। रणमत सिंह के पकड़े जाने के पश्चात उन्हें झांसी ले जाया गया, जहां से भागकर वह डाभौरा चले गए। क्रांति के दमन के पश्चात 1859 में लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में कानपुर में एक विशाल दरबार आयोजित किया गया, जिसमें महाराज रघुराज सिंह को अंग्रेजों की सहायता करने हेतु उपहार स्वरूप सोहागपुर, अमरकंटक एवं सहबाड़ा का क्षेत्र दिया गया तथा दीवान दीनबंधु पांडे को बहादुर की उपाधि दी गई। अब ठाकुर रणमत सिंह है। 1857 की क्रांति में रीवा राज्य में क्रांति का संचालन ठाकुर रणमत सिंह द्वारा किया गया। इनकी जागीरें रीवा व पन्ना राज्य में आती थीं। अपने साथियों के सहयोग से नागौद, भिल्लसाय, चित्रकूट, नौगांव और क्योटी में क्रांति का संचालन किया। 1857 की क्रांति से पूर्व ठाकुर रणमत सिंह सागर छावनी में अंग्रेजी सेना में लेफ्टिनेंट थे तथा पदोन्नति के पश्चात कैप्टन बनकर नौगांव में पदस्थ हुए थे। 1857 की क्रांति के होने पर इन्हें बख्तबरी व मर्दन सिंह को पकड़ने का आदेश दिया गया था, परंतु आदेश की अवहेलना पर बर्खास्त कर दिए गए। 300 भारतीय सैनिकों की टुकड़ी को एकत्र कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हुए। हीरा सिंह के विश्वासघात के कारण इन्हें पकड़ लिया गया और 1 अगस्त 1859 को फांसी दे दी गई। उन्होंने क्रांति का संचालन रीवा राज्य के अतिरिक्त जबलपुर, रायपुर तथा नागपुर से भी किया। रीवा के स्टेडियम का नाम ठाकुर रणमत सिंह है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की महत्वता को प्रदर्शित करता है। अब नेक्स्ट है वेंकटरमन, जो कि 1895 से 1918 ईस्वी तक शासक रहेंगे। 1880 में राजा रघुराज सिंह की मृत्यु के समय राजकुमार रमण सिंह अल्पायु थे, अतः 1880 से 1895 ईस्वी तक शासन कंपनी के हाथों में रहा। 1895 ईस्वी में वेंकटरमण सिंह रीवा 1895 ईस्वी में वेंकटरमण सिंह रीवा राज्य के अगले शासक बने। 1895 ईस्वी में रीवा राज्य में भयानक अकाल की स्थिति में उन्होंने जनता की सेवार्थ अनेक प्रयास किए व अकाल पीड़ित कोष की स्थापना रीवा राज्य में की। 1903 ईस्वी में दिल्ली दरबार में शामिल हुए थे। 1905 ईस्वी में तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स से इंदौर में भेंट की। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1906 ईस्वी में GCSI की उपाधि से सम्मानित भी इन्हें किया गया। इन्होंने सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय का निर्माण रीवा राज्य में कराया है। तो सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय का निर्माण इन्होंने कराया था। 1918 ईस्वी में इन्फ्लुएंजा के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। अब प्रशासनिक सुधार देखेंगे। इन्होंने रामानुज प्रसाद सिंह के पश्चात प्रताप सिंह को दीवान बनाया। माल और दीवानी मुकदमे के निर्णय के लिए 1897 ईस्वी में मुख्य स्थानों पर चौरे स्थापित किए गए। 1898 ईस्वी में कोर्ट फीस और स्टाम्प के नियमों में परिवर्तन किया तथा मृत्युदंड के साथ साथ अर्थदंड को भी सम्मिलित किया। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया तथा ग्रामीण अंचलों में कई पाठशालाएं खोली गईं। साथ ही संस्कृत विषय को अनिवार्य कर दिया गया। 1902 ईस्वी में दरबार प्रेस की स्थापना की गई तथा भारत भ्राता नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। साथ ही रीवा से हिंदी साप्ताहिक शुभचिंतक भी प्रकाशित किया जाने लगा। बाघों के वध पर प्रतिबंध लगाया गया और जंगल के विस्तार का प्रयास भी किया गया। 27 जुलाई 1904 ईस्वी को महाराज वेंकटरमण सिंह ने स्वयं कमांडर इन चीफ पद ग्रहण कर फौज का पुनर्गठन किया तथा बांधवगढ़, बघऊ और सतना में फौजदारी छावनी स्थापित की। अब राज्य प्रतिनिधि काल देखेंगे 1918 से 1922 ईस्वी तक। अक्टूबर 1918 में वेंकटरमण की मृत्यु के समय उनके पुत्र गुलाब सिंह नाबालिग थे, अतः रीवा राज्य में ब्रिटिश सरकार ने रतलाम नरेश सज्जन सिंह को रीवा राज्य का रेजिडेंट नियुक्त किया। प्रतिनिधि काल के दौरान सर्वप्रथम रीवा राज्य की सेना को सीमित किया गया तथा 4 पलटनों के स्थान पर 1 बटालियन वेंकट बटालियन तथा 2 रिसालों के स्थान पर 1 रिसाला रघुराज लॉन्सर बनाया गया। पुलिस व्यवस्था में सुधार के तहत राज्य को 3 जिलों रीवा, बघऊ तथा उमरिया में विभाजित कर प्रत्येक में एक सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया।
न्याय व्यवस्था के अंतर्गत 1920 ईस्वी में विधि समिति का गठन किया गया। यह विधि समिति वर्तमान उच्च न्यायालय का प्रारंभिक स्वरूप थी। लोक निर्माण कार्य के अंतर्गत रीवा सिरमौर तथा रीवा गुड़ सड़क का निर्माण कराया। शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्री और स्कूल के निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई तथा रीवा के मार्तंड हिंदी मिडिल स्कूल तथा उमरिया में गुलाब मिडिल स्कूल की स्थापना की। 1919 से 1920 ईस्वी में राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से मुक्ति हेतु तहसीलदारों के माध्यम से ग्रामीण जनता को नकद धनराशि बांटने का प्रबंध किया गया। सतना और उमरिया में नगर पालिकाएं स्थापित की गईं। सरकार नीति के विरुद्ध आलोचना आदि पर प्रतिबंध था। सरकारी नीति के विरुद्ध आलोचना आदि पर प्रतिबंध था। इस प्रतिबंध के फलस्वरूप हिंदी समाचार पत्र भारत भ्राता को बंद करवा दिया गया। अब नेक्स्ट है महाराज गुलाब सिंह, जो कि 1918 से 1946 ईस्वी तक शासक रहेंगे। महाराजा वेंकट रमण सिंह की मृत्यु के पश्चात रीवा राज्य के अगले शासक महाराज गुलाब सिंह बने। 1922 ईस्वी में गुलाब सिंह डेली कॉलेज इंदौर से शिक्षा प्राप्त कर रीवा वापस आए। तत्पश्चात उन्हें रीवा राज्य का शासन 31 अक्टूबर 1922 ईस्वी को अंग्रेज सलाहकार कालवेन को प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर सौंप दिया गया। 1926 ईस्वी में सिंगरौली की वेणुवंशीय रानी नौवरन कुंवरी ने स्वेच्छा से सिंगरौली को रीवा राज्य में मिला दिया तथा सिंगरौली को उसी वर्ष तहसील का दर्जा दिया गया। 1927 तथा 1930 में गुलाब सिंह ने 2 बार यूरोपीय देश इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड की यात्राएं की। 1931 ईस्वी में सीधी में चौहानों ने विद्रोह किया, जिसका दमन कर दिया गया। 1932 ईस्वी में बिछरहटा के सेंगर राजा की निसंतान मृत्यु होने पर रीवा राज्य में मिला दिया गया। प्रजा कल्याण हेतु महाराजा गुलाब सिंह ने 1934 ईस्वी में 41 सदस्यीय प्रजा परिषद की स्थापना की। 13 मार्च 1934 ईस्वी को जमीन पर खेती करने वाले किसानों हेतु उन्होंने पवाई रूल्स लागू किए, जिसके अंतर्गत वनोपज पर रीवा दरबार का अधिकार तथा इलाकेदारों और पवईदारों पर नियंत्रण एवं लगान 4 से 5 गुना बढ़ा देने का प्रावधान था। पवाई रूल्स को पवाईदारों और इलाकेदारों ने काला कानून की संज्ञा दी तथा इसके विरुद्ध पवाईदार संघ का निर्माण किया गया। 1935 ईस्वी में सोहागपुर और पुष्पराजगढ़ को तहसील का दर्जा दिया गया। 1938 ईस्वी में उन्होंने रीवा में जुबली जनाना अस्पताल की स्थापना की। 1942 ईस्वी में उन्होंने बांधव नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन कराया। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में हुए कांग्रेस अधिवेशन में महाराजा गुलाब सिंह ने सुभाष चंद्र बोस का समर्थन करते हुए रीवा हाथी पर उनकी फोटो रखकर रैली निकाली, जिससे ब्रिटिश सरकार ने क्रुद्ध होकर 10 फरवरी 1942 को इंदौर में बुलाकर उन्हें रीवा राज्य से अस्थायी तौर पर बर्खास्त कर दिया। जनता ने उनके समर्थन में आंदोलन प्रारंभ किया। तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार ने 4 जून 1942 ईस्वी को 5 सदस्यीय जांच दल का गठन किया, जिसके अनुशंसा पर 29 नवंबर 1943 को महाराज को निर्दोष घोषित कर पुनः अधिकार दिए गए। इन्होंने सहभोज प्रथा, अस्पताल निर्माण एवं शैक्षणिक सुधार हेतु विशेष योगदान दिया। अप्रैल 1940 ईस्वी में सतना में श्री बघेलखंड फ्लोर मिल की स्थापना की गई और इनकी मृत्यु 1946 ईस्वी में हो गई। राज्य परिषद का गठन 1932 ईस्वी में 4 आयुक्तों के स्थान पर 4 मंत्री बनाए गए, जिनकी संख्या बाद में 6 कर दी गई। 1932 ईस्वी में शासन का संयोग देने के लिए राज्य परिषद को स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वयं महाराज गुलाब सिंह, उपाध्यक्ष ब्रजमोहन नाथ जुत्ती और सदस्य और अन्य 6 मंत्री थे। इस काउंसिल के उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री का दायित्व भी निभाना होता था। महाराज ने खासगी विभाग को सीधे अपने अधिकार क्षेत्र में रखा था, जिसके अंतर्गत रसूयात, अस्तबल, भंडार, मोंटर खाना आदि प्रमुख थे। गाइस, अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है MPPSC पाठशाला के नाम से ही, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा एक और चैनल है MP एग्ज़ाम अकेडमी, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, MP एग्ज़ाम अकेडमी।
तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे आपको अब मैं उद्यमिता वाली जो बुक है निर्माण IAS की पेपर 4 से संबंधित है जो कि उसको भी कंप्लीट कराऊंगी। तो ये वाले जो रियासत वाली वीडियोस चल रही हैं ये भी आएंगी, और जो भारतीय इतिहास है पेपर 1 की यूनिट 1 वो भी कंटिन्यू है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं उसमें प्लेलिस्ट में जाके। और उद्यमिता वाली जो क्लास आएंगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोग उनको भी पढ़ सकें। न्याय क्षेत्र में सुधार देखेंगे, न्याय के क्षेत्र में सुधार। 1927 ईस्वी में महाराज गुलाब सिंह ने बुढ़ार में रीवा राज्य का प्रथम न्यायालय स्थापित किया। 1933 ईस्वी में महाराज गुलाब सिंह ने रीवा में एक चीफ कोर्ट की स्थापना की जो बाद में उच्च न्यायालय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। कृषि क्षेत्र में सुधार। 1934 ईस्वी में रीवा में बैंक ऑफ बघेलखंड की स्थापना की गई जिसका मुख्य कार्य किसानों को तकावी ऋण उपलब्ध कराना था। 1935 ईस्वी में किसानों को खेती करने की नवीनतम विधियों और उत्तम बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि फार्म की स्थापना की गई। 1939 ईस्वी में लिलजी सहित कई बांधों का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से कराया गया। शैक्षणिक सुधार है। 1926 ईस्वी में सर्वप्रथम हिंदी मिडिल क्लास की परीक्षा का केंद्र प्रयाग से हटाकर सतना को बनाया गया। 1932 ईस्वी में शिक्षा संचालक की नियुक्ति की गई। 1934 ईस्वी में रीवा में स्त्री शिक्षा के लिए कुमारी बालिका उच्चतर विद्यालय की स्थापना की गई। 1934 ईस्वी में रीवा में शिक्षा बोर्ड की स्थापना करके राज्य की शिक्षा व्यवस्था को उत्तर प्रदेश बोर्ड से पृथक किया गया। 1936 ईस्वी में पंचवर्षीय शिक्षा योजना की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत इच्छुक विद्यार्थी को अध्ययन हेतु बाहर जाने की सुविधा प्रदान की जाती थी। 1937 ईस्वी में लक्ष्मण बाग रीवा में संस्कृति महाविद्यालय तथा 1938 ईस्वी में शिक्षा मंदिर नामक अंग्रेजी स्कूल स्थापित किया। 1737 ईस्वी में उच्चतर विद्यालय रीवा को दरबार इंटरमीडिएट कॉलेज का दर्जा मिला जो 1944 ईस्वी में दरबार डिग्री कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया। 1935 ईस्वी में दलित वर्ग को सभी शैक्षणिक संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश अनिवार्य कर दिया गया। 1944 ईस्वी में गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति हेतु गरीब छात्र हितकारी कोष की स्थापना की गई। 1944 ईस्वी में उन्होंने बांधवीय प्रजामंडल कोष की स्थापना की जिसका उद्देश्य राज्य की जनता को शिक्षित करना था। अब नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। 1935 से 1936 ईस्वी में समाज में प्रचलित कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, आयुष्वस्ता, कलवाही प्रथा आदि को समाप्त करने हेतु कानून बनाए गए। विधवाओं की स्थिति सुधारने हेतु विधवा कानून लागू किया गया तथा रीवा में विधवा आश्रम की स्थापना की गई। वर्ण व्यवस्था के उन्मूलन हेतु सहभोज प्रथा को प्रारंभ किया गया। समाज के नैतिक स्तर को उठाने के लिए बघेलखंड बालचर मंडल की स्थापना की गई। इन सब सुधारों के कारण महाराज गुलाब सिंह को अपने युग का प्रथम समाज सुधारक नरेश कहा जाता है। अब पवाई रूल्स की बात करेंगे हम, तो रीवा राज्य की 40% भूमि कोठार कहलाती थी। इस जमीन पर खेती करने वाले किसान रीवा दरबार से संबंधित थे, जबकि 60% जमीन इलाकेदारों और पवईदारों के अधिकार में थी। ये लोग अपने अधीन किसानों से मनमानी लगान वसूल करते थे और उनके साथ अन्याय एवं ज्यादती भी करते थे जिससे किसानों की हालत दयनीय थी। इसलिए गुलाब सिंह ने इलाकेदारों और पवईदारों के अधिकारों को सीमित करने के लिए 13 मार्च 1934 को राज्य में पवाई रूल्स को लागू किया जो अग्रलिखित है। फर्स्ट है वनोपज पर रीवा दरबार का अधिकार होगा। पवईदारों या इलाकेदार वनोपज पर निर्धारित कर का 1/4 भाग भुगतान करने के बाद ही उनका उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट है इलाकेदारों और पवईदारों को पुरानी संप्रदा के अनुसार ही रीवा दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में सर्वे सेटलमेंट के दौरान जो जमीन लगान से वंचित थी उसे जब्त कर लिया गया। ऐसी जमीन का उपभोग अभी तक इलाकेदारों और पवईदार करते थे। लगान 4 से 5 गुना बढ़ा दी गई। अब नेक्स्ट है महाराज मार्तंड सिंह जूदेव जो कि 1946 से 1995 ईस्वी तक शासक रहे थे। महाराज गुलाब सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र मार्तंड सिंह जूदेव की उपाधि के साथ 1946 ईस्वी में शासक बने। भारत संघ में विलय इनके कार्यकाल की प्रमुख घटना थी। मार्तंड सिंह के समय रीवा राज्य में सर्वप्रथम सफेद शेर मोहन को देखा गया। सफेद शेर की ब्रीडिंग हेतु गोविंदगढ़ के निकट टाइगर सफारी की स्थापना की गई। साथ ही वैश्विक
पटल पर रीवा राज्य को सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने गोविंदगढ़ में आम की पैदावार में वृद्धि करने हेतु आम अनुसंधान केंद्र की स्थापना में विशेष योगदान दिया। उन्होंने 7 सदस्यीय संवैधानिक सुधार समिति का गठन कर रीवा राज्य में लोक सत्तात्मक शासन विधान हेतु किया जिसका अध्यक्ष हरि सिंह गौर को बनाया गया। अब नेक्स्ट है ये बघेल राज के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण रियासतें, तो इनको हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये पुराने टॉपिक्स हैं मेंस वाले, पर फिर भी ये उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि न्यू टॉपिक हैं। तो न्यू टॉपिक्स के लिए पुराने टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है, इसलिए इन टॉपिक्स को भी कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए। और अब मैं उद्यमिता वाले लेक्चर भी लेके आऊँगी, उद्यमिता वाली बुक जो कि निर्माण IAS की ही होगी, तो आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।